अब बात करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुलाकात की है। राजीव गांधी भवन स्थित मंत्रालय में मुलाकात हुई है दोनों ही नेताओं के बीच में। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। राज्य के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई है प्रद्युम्न सिंह तोमर की ज्योतिरादित्य सिंधिया से। विधानसभा चुनाव को लेकर भी सिंधिया और तोमर में बातचीत हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अशरफ काजमी जुड़े हुए हैं फोन पर। अशरफ, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सुमित, देखिए, ये मुलाकात जो है वैसे तो कहा जा रहा है कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन चुनावी वर्ष है। ऊर्जा मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से हैं, ग्वालियर से हैं, और वहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो उसके राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाते हैं। और जो माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि कैसे और किन मुद्दों को लेकर हमने जनता के बीच में जाना है और हमें और क्या क्या योजनाएं जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की वो जनता तक पहुंचानी है। इस पर चर्चा की गई है। साथ ही रणनीति क्या होगी, कैसे मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से जनता के बीच में जाना है। और अभी हमारे पास समय है तो ज्यादा से ज्यादा जनता की जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और उनकी बात को सुना जाए। जी सुमित। ठीक है अशरफ, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दीपक जोशी के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दीपक जोशी के कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद लगातार पदाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में विधायकों, प्रभारियों और जिलाध्यक्षों से 1-to-1 भी बात हो रही है। पार्टी बूथ स्तर तक नाराज कार्यकर्ताओं का डेटा जुटा रही है। भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर के पदाधिकारियों को प्रदेश दफ्तर बुलाया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सह मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुरलीधर राव मौजूद हैं। देखिए, संगठन का कार्य निश्चित रूप से यही होता है कि संगठन हमारा एक स्वर में हो, संगठन हमारा संगठित हो, संगठन में कहीं विघटन ना हो, संगठन में कहीं मतैक ना हो, विभिन्न मत ना हो। और इसलिए ये कार्य संगठन का है, वो निश्चित रूप से करता है और करता रहेगा। बीजेपी की जो पहचान है वो बीजेपी की पहचान है देशभक्ति, निरंतर कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये सब कार्य जो संगठन के हैं वो करते रहेंगे और हम सब उसमें सम्मिलित हैं। देखिए, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता निर्णय को शिरोधार्य करता है। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय किया उसको मानता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है, इसलिए किसी के लिए मना ही नहीं है। आज जो काम मिला है उस काम को करना ये कार्यकर्ता की प्रामाणिकता दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति पर चलने वाला संगठन है और इसमें किसी के जाने से ये कहें कि उसके कारण कोई ऐसी चीज हो गई, ऐसा नहीं है। वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद में रहती है, निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक। हम वहाँ की रचना से जहाँ जिस कार्यकर्ता का काम होता है वहाँ संपर्क करता है, जहाँ बातचीत करनी होती है वहाँ बातचीत करता है और ये क्रम लगातार चलता है। तो डैमेज कंट्रोल को लेकर बीजेपी की हो रही बैठक पर कांग्रेस ने तंज कस दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी बंद कमरे में कितनी भी बैठकें कर ले उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कार्यकर्ता भी असलियत समझ चुके हैं। पार्टी कितनी भी बंद कमरों में बैठ के कर ले, उनका देव दुर्लभ कार्यकर्ता उनसे दूर जा चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री मित्र बना ले या किसी और वर्ग को मित्र बनाने की सोच है, अब उनसे सब दूर हो चुके हैं, जनता दूर हो चुकी है, क्योंकि झूठे वादे ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। काठ की हांडी एक बार चढ़ जाए, 2 बार चढ़ जाए, बार बार नहीं चढ़ती। देश का युवा पढ़ा लिखा है, प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा है, सब जान चुके हैं इस बात को। आप कितनी भी बैठ के कर लीजिए, अब आपका देव दुर्लभ कार्यकर्ता लौट कर आने वाला नहीं है। और आपने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, आपकी पार्टी के संत जैसे कहे जाने वाले कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आप ये तो ट्रेलर है, आगे देखते जाइए कितने लोग और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, भाजपा छोड़ेंगे, ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो
किस तरह बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसे समझने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जब भी किसी पार्टी में डैमेज होता है कुछ, तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश होती है, जैसा कि बीजेपी कर रही है, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये चुनावी साल। शैलेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव के पहले इस डैमेज कंट्रोल को करना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से दीपक जोशी ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद कई पूर्व विधायक और विधायक जो हैं जिनके सुर जो है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि परसों जो है तमाम विधायकों को, कुछ पूर्व विधायकों को सीएम हाउस भी बुलाया गया था, जिसमें से इंदौर के जो पूर्व विधायक हैं सत्तन, उनको बुलाया गया था। इसके साथ ही हिम्मत कोठारी हैं और इसके साथ ही भंवर सिंह शेखावत, ये वो लोग हैं जो लगातार पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे और बता रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से दीपक जोशी पार्टी छोड़ के गए, इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भले ही खुले तौर पर वो ये नहीं कह रहे हो कि इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए बैठकें हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं जो बैठक में मौजूद हैं और उसके बाद राजधानी भोपाल हो, नर्मदापुरम हो, सीहोर हो, इन तमाम इलाकों के जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष और विधायक, सभी लोगों को बुलाया गया और एक एक करके सबसे साथ 1 to 1 चर्चा की गई। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इन इलाकों में जो लोग कार्यकर्ता नाराज हैं उनका डेटाबेस जो है वो पार्टी तैयार कर रही है। आज भले ही 3 जिलों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन आने वाले समय में और जो नाराज कार्यकर्ता हैं या जिन इलाकों में नाराजगी की खबरें बीजेपी के पास आ रही हैं, इन जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक और प्रभारियों को बुलाया जाएगा, ताकि ऐसे लोगों की सूची जो है वो तैयार की जा सके और समय रहते उनको मनाया जा सके। एक बात और मैं बता दूं कि जिस तरीके से दीपक जोशी जब नाराज चल रहे थे, उस समय पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा से जब हमने खुद बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े कारण जो है कार्यकर्ताओं की नाराजगी का वो है संवादहीनता, यानी आला कमान जो है वो निचले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित नहीं कर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा है। यही कारण है कि वो पार्टी से नाराज हो रहे हैं और इसी बात से सीख लेते हुए अब बीजेपी जो है वो संवाद स्थापित कर रही है, क्योंकि संवाद के माध्यम से इन लोगों को मनाने की कोशिश या जो नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस सबको लेकर तंज कस रही है, कह रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कार्यकर्ता कई बार से आपके आश्वासन पर काम कर रहे हैं, लेकिन यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो नाराज होते हैं। शैलेंद्र, दीपक जोशी का चले जाना कितना नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को और कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगा, ये तो विधानसभा चुनाव में हम देख लेंगे। लेकिन जब चुनावी साल में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव बीजेपी महसूस जरूर कर रही होगी अभी फिलहाल। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, दीपक जोशी का जाना केवल दीपक जोशी का जाना नहीं है, बल्कि कैलाश जोशी जो राजनीति के मध्य प्रदेश के लिहाज से संत कहे जाते थे और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में उनके बेटे का अपनी ही पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए, न केवल अपनी उपेक्षा बल्कि अपने पिता की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चले जाना और ये कहना कि वो 2 साल से उनके जो स्मारक है वो खंडर हो गया था, उसके को ठीक करने के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी। और जिस तरीके से वह उनका फोटो लेकर पहुंचे थे, तो ये कहीं ना कहीं बताता है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को मैसेज देने का ये काम करता है कि किस तरीके से बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से तमाम जो बयान आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महत्वाकांक्षा के चलते दीपक जोशी बीजेपी में छोड़कर गए हैं, और साफ तौर पर कई नेताओं ने तो ये भी कहा कि दीपक जोशी का अपना क्या कद और क्या पद है, वो जो भी थे कैलाश जोशी की वजह से थे, उनके बेटे होने का वो फायदा ले रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर उनकी कोई छवि नहीं है। और अब जब वो कांग्रेस गए हैं तो उनको उनकी जमीन भी पता चल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले दीपक जोशी जैसे कार्यकर्ताओं को अपने साथ शामिल करा के कांग्रेस से दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी अब डूबता जहाज है और हर कोई कांग्रेस के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। आप जैसा कि आपने कहा कि इसका कितना राजनीतिक फायदा कांग्रेस को होता है या कितना नुकसान जो है वो बीजेपी को होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह से भी जब इस बारे में बात, लेकिन जब डैमेज हुआ है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना तो बनता ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। कोंडागांव में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा सीपीआई भी जनता के सामने दमखम से जाने की तैयारी में जुट गई। विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ महीने बाकी हैं। अभी से राजनीतिक दल चुनावी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा 15 साल बनाम 5 साल के विकास को मुद्दा बना रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष की माने तो प्रदेश में 5 साल में विकास नहीं हुआ, बल्कि करप्शन बढ़ा है। कांग्रेस ने किए 36 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। सिवाय भ्रष्टाचार के
छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें कोंडागांव भी शामिल है। विधायक जी तो खुद डीएमएफ मत को लेकर के 7 करोड़ रुपए का आरएस में विधानसभा में मामला उठाए हैं, और ऐसे कई मामले हैं, एक नहीं कई मामले हैं। वहीं कांग्रेस किसान युवाओं के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रही है। कांग्रेस नेता गितेश गांधी ने कहा, हमने किए सभी वादे पूरे किए हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के लिए किसान कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले कांग्रेस ने वादे किए थे, उन वादों को लेकर के जाएंगे। जैसे 36 वादे हमने किए थे, आज लगभग उसमें 32 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए, उन चीजों को लेकर के जाएंगे। महंगाई तो मुद्दा सबसे बड़ा है कांग्रेस के पास, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। हम तो पहले कि महंगाई जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, 15 लाख हर किसी के खाते में आना, वो कहाँ है। वहीं दोनों बड़ी पार्टियों के बीच सीपीआई भी दम ठोकने की कोशिश कर रही है। सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य तिलक पांडे का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई न होने से मजदूर, किसान सभी परेशान हैं। किसान और मजदूर के तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनावी स्टंट बन के रह जाते हैं। जो देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, जो कांग्रेस और बीजेपी, सिर्फ इस पर खेला खेलती हैं। किसान और मजदूर सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके ही कार्य ज्यादा रुकते हैं। और जमीनी हकीकत जो भी हो, लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। गोंडा गांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जल्दी घोषित होने वाला है, उसका समय कुछ है? और समय जिस दिन हिंदू जग जाएंगे वही समय। कौन बनाएगा ये हिंदू राष्ट्र? एक हिंदू, 80 करोड़ जो वो बता रहे। जगने की परिभाषा क्या है? सब आप हिंदू जगह, सनातन जगह, तो उसकी अपने अधिकारों को मानना, अपने राष्ट्र में हिंदुत्व भाव को जगाना, हिंदू की पहचान करना और हिंदुत्व का भाव जगा करके सबको जागृत करके एकजुट होना, यही आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर में भी जाकर के वहाँ पर? आज अभी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम आए हैं, अभी भी आशीर्वाद लेकर नीचे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा तो है कि गुरुजी आप जम्मू कश्मीर चलो, हमें तो भारत के कोने कोने में जाना है साहब, जहां तुम ले चलो, तुम कहीं और कहो तो चलें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग इसीलिए भी फैल हैं क्योंकि हम लोग अपनी सनातनीय संस्कृति के मूल से हट रहे हैं। ना तो रामचरितमानस का अनुभव है, अन्य मजहब में, हमारे धर्म में तो प्रायः कम है, पर अन्य मजहब में उनकी मजहब की पढ़ाई अनिवार्य है। अपने सनातन धर्म में ये बहुत कम है। और मंदिरों के पुजारियों से भी हमारी प्रार्थना है, भारत के पुजारियों से, कि केवल पूजा करने से भगवान या आपको सुरक्षित नहीं रहना है। अब आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों में देनी चाहिए, प्रत्येक पुजारियों को। भारत के पुजारियों से हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक पुजारी धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों से शनिवार और मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। 33 कोटि देवता, इसे कई लोग 33 करोड़ कह देते हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि मतलब 33 प्रकार के ऑफिस, 33 ऑफिस। और हमारा सनातन धर्म इसलिए व्यापक है, इसीलिए आदि है, इसीलिए बड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पास विकल्प ही विकल्प है। आप राम जी को नहीं मानते, कृष्ण को मानिए। भगवान कृष्ण से आपकी नहीं बनती, हनुमान जी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनसे नहीं बनती, आप पंडरीनाथ महाराज जी को मानिए, उनसे भी आपकी नहीं बनती, ओम जय जगदीश हरे, जय अम्बे गौरी। अन्य धर्मों में ऐसी व्यवस्था, मजहबों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनके पास एक ही भगवान है, एक ही पुस्तक है। अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, हमारे पास अनंत बहुत सी व्यवस्थाएं। तो हमारे धर्म में ये जो वैमनस्यता फैलाई गई कि ये 33 करोड़ हैं, 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। और 33 प्रकार के देवताओं का मतलब सेंट्रलाइजेशन परब्रह्म परमात्मा का है। उसके नीचे जैसे एक मंत्रिमंडल होता ना, वैसे मंत्रिमंडल व्यवस्था, जल की व्यवस्था वरुण देवता देखेंगे, हवा की व्यवस्था पवन देवता देखेंगे, वैसे ही ग्राम्य देवता, स्थान देवता, क्षेत्रीय देवता, ये कोटियां बनाई। सर, अपने ये कारण रहा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को। अब मंदिरों को ही गुरुकुल बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल पद्धति को वापस लाने में बहुत समय लगेगा। हिंदू राष्ट्र में इतना टाइम लग रहा, इतनी आफतें हैं कि जगह जगह मुसीबतें आ रही हैं। तो अब गुरुकुल की जगह हमको मंदिरों को ही गुरुकुलम बनाना
पसीना बहुत आ रहा है। धन्यवाद। कथा में चलते हैं, फिर मिलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी साल भर तक तब उतने फेमस नहीं थे, बट साल भर में जितना प्रोजेक्शन हुआ, लोगों का आपकी ओर जितना आकर्षण बढ़ते जा रहा है, मतलब जो भी मीडिया प्रोजेक्शन चला पिछले 2-3 महीने में, आपके एक साथ सारे नेशनल न्यूज चैनल पे आपके इंटरव्यूज हुए, आपकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ते जा रहा है। क्या ऐसा है कोई पॉलिटिकल पार्टी समूचे मीडिया जगत को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जिन्होंने सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखी और बागेश्वर पीठ के सत्य को उजागर करके आज अनेक लाखों हिंदुओं के विश्वास को जगाने के लिए एक बूस्ट का काम किया है। इसमें पूरा का पूरा श्रेय समूची मीडिया जगत को है। इसलिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना है कि जितने भी मीडिया जगत के सत्य प्रकाशित करने वाले लोग हैं, ईश्वर करे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे और उन पर भगवान बालाजी की दया बनी रहे। तो लगातार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब मंदिरों में धर्म की शिक्षा देने की बात कही है। इसी के साथ ही तेज की महाभारत में इतना ही। नमस्कार।